So we'll continue from where we stopped in the last class. So we had to start with Poiseuille's formula. पिछली क्लास में हम लोगों ने विस्कोसिटी किया था, सरफेस एनर्जी किया था, ये सब विस्कोसिटी किया बेसिकली. So Poiseuille's formula. So Poiseuille studied the streamline flow of liquid in capillary tubes. He found that if a pressure difference P is maintained across the two ends of capillary tube of length L and radius R, then the volume of liquid coming out of the tube per second is so इन्होंने ये एज्यूम किया अगर इन दोनों एंड्स के बीच में, ये जो दोनों एंड है इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस P है ना, is maintained across the two ends of capillary tube of length L and radius R. इसका जो radius है, let's say this is equal to R. Then the volume of liquid flowing coming out of the tube per second. तो the volume of liquid which is coming out of the tube, उसको हम लोग Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी-कभी हम लोग उसको V से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो volume of liquid which is coming out of the tube per second is directly proportional to pressure difference, right? So हम लोग इसको, so Q is या V is directly proportional to P, directly proportional to fourth power of radius R of the capillary tube. So V is proportional to R4, inversely proportional to coefficient of viscosity eta, ठीक है, and inversely proportional to length of the capillary tube. इन सब को कंबाइन कर दो तो ये PR4 बाई ईटा एल हो जाएगा. तो V इज प्रोपोर्शनल टू PR4 बाई ईटा एल, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब इक्वालिटी साइन से रिप्लेस कर देंगे तो V इज इक्वल टू K टाइम्स PR4 बाई ईटा एल, है ना. और K का वैल्यू जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसका वैल्यू पाई बाई 8 होता है. तो V इज इक्वल टू पाई बाई 8 PR4 बाई ईटा एल. So K is pi by 8 is called is the constant of proportionality, और इस इक्वेशन को Poiseuille's equations कहते हैं. So ये बेसिकली उसी की तरह हम लोग इसको कंसीडर करेंगे. करंट I इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, जो ओम्स लॉ है, वहीं पे यहाँ पे उसी तरह हम लोग करेंगे कि जो हमारा जो फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू P अपॉन ये जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V लेते थे, यहाँ प्रेशर डिफरेंस P लेंगे, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R. तो ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा तुम इससे कंपेयर कर लोगे तो ये जो हमारा था पाई बाय 8 R4 बाय ईटा एल इंटू P है, राइट. सो ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा ये. तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 बाय पाई 8 ईटा एल बाय पाई R4. ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है, लिक्विड के फ्लो का रेजिस्टेंस हो गया. और फिर हम लोग जो पाइप्स को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे, दो पाइप को, उनका अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, उन सबको हम ऐड कर लेते हैं पैरेलल में. हम लोग उसको सेम जैसे रेजिस्टेंस काम करता था इलेक्ट्रिक करंट के लिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो काम करेगा जो कि फ्लो वेलोसिटी के लिए. तो सेम चीज हम लोग उसको उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग समझते हैं और इसीलिए उसको वैसे हम लोग लिख रहे हैं. तो ये जो फ्लो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू, है ना, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब पर सेकेंड, जिसको हम लोग फ्लो वेलोसिटी कहते हैं, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 8 PR4 बाय ईटा एल. ये Poiseuille's इक्वेशन. नाउ assumptions used in derivation of Poiseuille formula. पहला assumption है कि the flow of liquid is steady and parallel to the axis of the tube. तो streamline flow हम लोग बोल ही रहे थे, parallel to the axis of the tube. Second, the pressure is constant over any cross section of the tube. एक पूरे क्रॉस सेक्शन में, मतलब इस क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन में प्रेशर कांस्टेंट है. तीसरा, द लिक्विड वेलोसिटी इज जीरो एट द वॉल्स ऑफ द ट्यूब एंड इंक्रीजेस टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ द ट्यूब. तो यहाँ वॉल्स ऑफ द ट्यूब पे जीरो होगा, जैसे जैसे एक्सिस के पास जाएंगे मैक्सिमाइज हो जाएगा वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बढ़ता जाएगा बेसिकली, है ना. इस तरह से शेप आता है, स्ट्रीमलाइन है तो वैसे आएगा भी. फोर्थ है
The tube is held horizontal so that gravity does not influence the flow of liquid. This is Poisson's formula for the flow of liquid through a capillary tube. This equation also can be written as, तो Q flow velocity जो है that is equal to pressure difference by resistance on the flow, और resistance is equal to 8 eta L by pi R4. हम लोग इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है. Q flow is pi by 8 PR4 by eta L. मैं ये कह रहा हूँ P डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 बाय पाई eta L बाय पाई R4, ठीक है. तो ये जो पूरा चीज ये वैल्यू हो गया, दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस R टू द फ्लो. क्लियर है सभी को? पॉइजन्स फॉर्मूला और उसका 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस जो हम लोग ओम्स लॉ से निकाल रहे हैं वो समझ में आ गया? यस सर. नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्स, तो दो ट्यूब ऐसे हैं जिनका लेंथ L1 और L2 है, इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन, सो व्हेन टू ट्यूब्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2 एंड रेडियस R1 R2 are connected in series across a pressure difference P, then तो टोटल प्रेशर डिफरेंस P है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस मान लो P1 और यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस P2 है, where P1 P2 आर प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट एंड द सेकंड ट्यूब्स रेस्पेक्टिवली. तो जो रेट ऑफ फ्लो है, दैट इज जितना रेट ऑफ फ्लो इसमें लिक्विड का होगा, सेम रेट ऑफ फ्लो इसमें भी होगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है. तो Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2, इन सबको इक्वेट कर दो. Q इज इक्वल टू पाई बाय 8 P1 R14 by eta L1 and that is also equal to pi by 8 P2 R24 by eta L2. Now substituting the value of P1 and P2 from equation 2 to equation 1, तो P1 का वैल्यू इससे अलग से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ पे ना देखो P1 क्या हो जाएगा, 8 eta L1 into Q by pi R14. उसी तरह P2 is equal to 8 eta L2 into Q by pi R24. और ये जो P is equal to P1 plus P2 था, भाई एकदम सेम वैसा ही प्रूफ भी है जैसा कि हम लोग रेजिस्टेंस जब सीरीज में होता है तब कनेक्ट करने, तब हम लोग जो प्रूफ निकालते हैं वही सेम चीज कर रहे हैं. वहां पे जो नेट पोटेंशियल V is equal to V1 plus V2 कर रहे थे, यहाँ पे नेट प्रेशर डिफरेंस P इज P1 प्लस P2 कर रहे हैं, और यहाँ पे P1 प्लस P2 का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं Q के टर्म्स में, ठीक है. सो जो Q का वैल्यू हो जाएगा नेट फ्लो इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय 8 eta L1 pi R14. तो बेसिकली दिस इज P डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, दैट इज P बाय R इफेक्टिव. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, R1 प्लस R2 के बराबर हो गया. उसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्स है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो प्रेशर डिफरेंस है वो सेम होता है, मतलब P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P2 हो गया, और इसमें जो फ्लो है इसमें जो फ्लो है, दोनों फ्लो वेलोसिटी को ऐड कर देंगे तो नेट फ्लो निकल जाएगा, मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. तो इसको हम लोग को वैल्यूज डाल देते हैं और सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो यहाँ पे 1 बाय R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 ऐसे निकल जाता है. क्लियर है बच्चों? यस सर. Now, example 68, a liquid flows through a pipe of 1.5 mm radius and 12 centimeter length. So, a liquid flows through a pipe of radius R is equal to 1.5 into 10 to the power minus 3 meter. या सेंटीमीटर में कर लो, तो क्योंकि ये भी सेंटीपॉइज में दिया हुआ है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया, CGS यूनिट में ही कर लेते हैं. 0.15 सेंटीमीटर हो गया, एंड 15 सेंटीमीटर लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर अंडर अ प्रेशर ऑफ P इज इक्वल टू 15,000 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो Q एंड द स्पीड ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द पाइप. ठीक है, काफी से Q निकालना है, V निकालना है, और जो coefficient of viscosity eta दे रखा है 1.40 सेंटीपॉइज.
तो पॉइज है, सो इसको पॉइजल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.40 सेंटीपॉइज इज, देखो पॉइज खुद ही सीजीएस यूनिट है, सेंटीपॉइज को, सेंटी मतलब 10⁻⁻² होता है, 0 पॉइंट या 1.4 इंटू 10⁻⁻² पॉइज, ये आपका सीजीएस यूनिट में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है। अब Q इज इक्वल टू π/8 PR4 by eta L। तो ये सब वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। पाई इज 3.14, P इज 15,000, R4 is 0.15 raised to the power 4 divided by 8 into eta is 1.4 10 to the power -2, L is 15। ये कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 3.14। So this is 14.19 centimeter cube per second। एक मिनट बच्चों, this is equal to 14.19 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये फ्लो निकल गया, रेट ऑफ फ्लो। अब रेट ऑफ फ्लो निकल गया, अब हम लोग को स्पीड भी निकालना है। हमें पता है Q इज इक्वल टू A इंटू V होता है, ठीक है, जो हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाले में लिखते थे, फ्लो वेलोसिटी को इक्वेट करते हैं रेट ऑफ फ्लो को दोनों तरफ, तो A इंटू V इज Q, तो स्मॉल v इज इक्वल टू Q अपॉन A कर देंगे। Q है 14.19 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बाय एरिया पाई आर स्क्वायर कर लेंगे 3.14 इंटू 0.15 का होल स्क्वायर। So this is 200.84 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। सरफेस टेंशन। Now surface tension क्या है? Surface tension is a property of liquid by virtue of which free surface of the liquid behaves like a stressed elastic membrane which has natural tendency to contract and tends to have a minimum surface area। तो जो free surface है वो हमेशा contract करके अपने आप को minimum surface area attain करना चाहेगा, कोई भी जो liquid है वो। Now so example of surface tension हम लोग को कहाँ देखने मिलता है? Liquid drop acquires spherical shape due to surface tension,
भाई कोई भी ड्रॉप जैसे पानी तुमने गिराया तो वो क्या है, धीरे धीरे जो है सर्कुलर शेप ले लेता है, स्फेरिकल शेप, क्योंकि इसका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाएगा उस केस में. तो स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया, सो सरफेस टेंशन causes free surface to contract and acquire minimum surface area. Similarly, hair of shaving brush, painting brush, when dipped in water spreads out, but as soon as it is taken out it hairs stick together. तो कोई भी ब्रश को जब बाहर निकालोगे तो एकदम पॉइंटेड होके एकदम बिल्कुल स्टिक, इट विल स्टिक टुगेदर, है ना. So when in water the bristles spread because the forces acting on them are equal. When the brush is taken out of water, the water surface on them tends to occupy minimum surface area and pulls the bristles together. Now, some simple evidence of surface tension. So पहला है, a piece of stone can be of random shape because solids don't have surface tension, but a piece of water, मतलब water drop, is in spherical shape. Since there is a tension in surface of water, so the water surface act like a tight membrane, that is tight bag, to minimize its surface area. The water drop takes a spherical shape. For small drop, gravitational pressure. So for small drop, gravitational pressure rho gh is negligible. So the small drop is almost spherical. But in big drop, gravitational pressure rho gh is considerable. So the big drop has an oval shape. तो छोटा ड्रॉप जितना होगा उसका उतना स्फेरिकल शेप होगा, जो बड़ा ड्रॉप होगा उसका इस तरह से कुछ स्फेरिकल शेप आ जाए, मतलब ओवल शेप आ जाएगा. ठीक है, बिकॉज ग्रेविटी वहां पे इसको पुल कर रहा होगा नीचे. Now, if we put a needle very slowly on the water surface, it will float on the surface as if it were put on a tight membrane. कोई needle को जब हम लोग यहाँ पे एक surface पे रखते हैं तो ये मतलब surface इस तरह से एक bent surface बन जाएगा water का, but वो needle इसके अंदर drown नहीं करेगा, है ना. It will act as a tight membrane, the water surface. This also proves that there is a tension in the liquid surface due to which it acts like a tight membrane. Now, figure below shows a U-shaped fixed wire frame on which very light slider can slide. Dip the frame in soap solution and take it out. A thin film of soap solution is formed between the frame and the slider, which is purely a surface. Now, if we release the slider, it will move upward. तो अब हम लोग स्लाइडर को अगर छोड़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा. क्यों? क्योंकि ये एरिया मिनिमल एरिया लेना चाहेगा, तो इसीलिए ये फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन विल पुल इट अपवर्ड्स, है ना. और ये स्लाइडर ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि इसको मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करना है. The liquid surface applied tension force on the slider in contact, due to which slider try to move upward. To keep the slider in equilibrium, we have to hang some weight. अगर हम लोग को इसको equilibrium में रखना है तो यहाँ पे एक weight hang करना पड़ेगा, जो कि surface tension की वजह से जो force है उसको ये weight balance करेगा. This is very close example. From this we can also measure surface tension force. तो अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जहां पे इसको हम लोग यूज करेंगे. फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. अब लिक्विड का फ्री सरफेस का मतलब क्या हो गया कि जहां पे वो गैस से कांटेक्ट में है. सो सरफेस ऑफ लिक्विड विच इज इन एयर और गैस इज कॉल्ड फ्री सरफेस. तो जो कांटेक्ट में है एयर या गैस से उसको फ्री सरफेस कहते हैं. कंसिडर अ कंटेनर containing some liquid. Surface of liquid which are in contact with walls or base of container are not free surface. मतलब कि अगर तुमने पानी रख रखा है कंटेनर में तो ये जो वॉल्स और बेस पे जो सरफेस टच हो रहा है वो फ्री सरफेस नहीं कहलाएगा. फ्री सरफेस वो कहलाएगा जो कि बस एयर के कांटेक्ट में. ओनली अपर सरफेस एक्सपोज टू एयर इज फ्री सरफेस. नॉट ड्रॉप. ये जो वाटर ड्रॉप है इसमें अंदर तो पूरा पानी भरा है, तो जो लिक्विड और एयर का जो इंटरफेस है वो एक ही इंटरफेस है, बाहर वाला सरफेस. तो surface of liquid which is in air is only the outer surface. So drop has only one free surface, that is outer only, exposed to air. अगर यही बबल इनसाइड है लिक्विड है, एयर बबल है अंदर लिक्विड के, तो एयर बबल का ये जो सरफेस है, देखो एयर और वाटर इंटरफेस एक ही होगा, ये वाला जो सरकमफेरेंस है. So bubble inside a liquid has one free surface, that is inner only, as there is air inside the bubble.
एयर बबल इन फ्लोटिंग वाटर इन एयर हैज टू फ्री सरफेसेस। तो हमारे पास एक एयर बबल है, फ्लोटिंग इन एयर हैव टू फ्री सरफेस, क्योंकि ये जो बबल है, बबल का जो सरफेस है वो लिक्विड है। अब वो बाहर का सरफेस भी एयर के साथ कांटेक्ट में, अंदर का सरफेस भी एयर का कांटेक्ट में। मतलब सोप बबल अगर हम लोग ले लेते हैं, तो सोप बबल जो है उसका जो मेम्ब्रेन है, उसका इनर सरफेस भी उस मेम्ब्रेन का, वो जो स्फीयर बन रहा है उसका, बबल का जो स्फेरिकल शेप है उसका इनर सरफेस, क्योंकि हॉलो स्फीयर है, इनर सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में और आउटर सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में। तो वहां पे टोटल फ्री सरफेस 2 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे और यहाँ पे 1 ही लेंगे, है ना। तो वाटर ड्रॉप में भी 1 है, एयर बबल में भी 1 है, बट सोप बबल में 2 सरफेस है। क्लियर है बच्चों? ये सब हम लोग सीबीएस। यस सर। अब हम लोग आते हैं मॉलिक्यूलर रेंज पे, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर रेंज is the distance up to which molecule can exert appreciable force on other molecules or can feel force by other molecules. तो molecular range मतलब है ना, तो ये जो range है, it is the distance up to which the molecules can exert appreciable force on other molecules. तो मतलब जैसे ये है, ये पूरा सर्फ, ये जो पूरा रेंज है, मतलब इससे इतने डिस्टेंस पे ये मॉलिक्यूल जो है दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगा सकता है। Phenomena of surface tension can be explained on the basis of intermolecular forces. So if the distance between two molecules is less than molecular range, that is 10 to the power minus 9 meter, then they attract each other. But if the distance is more than this, then the attraction becomes negligible. Now, sphere of influence. So if a sphere of radius r, so if a sphere of radius r with a molecule as center is drawn, then only those molecules which are enclosed within this sphere can attract or be attracted by the molecules at the center of the sphere. This sphere is called sphere of influence. तो molecular range के इतना अगर radius बना ले, है ना, और उसको वो जो एक sphere बनाए, तो वो sphere of influence कहलाता है. So if a sphere of radius r with a molecule as center is drawn, then only those molecules, तो जो हम लोग molecular range के इतना radius लेके एक sphere बनाते हैं, तो उसको sphere of influence कहते हैं. Surface film, so region between free surface and imaginary surface at distance r from the free surface is called surface film, as shown in figure. Region between free surface and xy plane parallel to the free surface at a distance r is surface film. तो ऊपर का जो molecular range के इतना radius वाला जो पूरा film होता है उसको surface film कहते हैं. Theory of surface tension. In order to understand the tension acting in the free surface of a liquid, let us consider 4 liquid molecules A, B, C, D. तो एक मॉलिक्यूल A हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे B हो गया, तीसरा इधर C हो गया और चौथा इधर D हो गया. So refer figure above. Sphere A is completely inside the liquid, so molecules is attracted equally in all direction. तो molecule जो है हर direction में equally apply होगा, ठीक है. तो molecule is attracted equally in all the directions. Sphere of molecule B is just below the liquid surface. ये जो molecule B है, this is just below the liquid surface. तो यहाँ पे भी जितना हर डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ ये फोर्स लग रहा है, ठीक है. एंड रिजल्टेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑन इट इज आल्सो 0. अब द मॉलिक्यूल सी, है ना, यहाँ पे नीचे देखो, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो इतना ही दूर तक, है ना, इसको मॉलिक्यूलर फोर्स लगाएगा. नीचे के वाला फोर्स ज्यादा होगा, ऊपर वाला फोर्स कम होगा, तो नेट फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. रिजल्टेंट फोर्स acts downwards. मॉलिक्यूल डी पे लेंगे
तो यहाँ पे मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स होगा डाउनवर्ड, यहाँ पे ऊपर की तरफ कोई भी फोर्स नहीं होगा, राइट? सो by looking at B, C, and D, we can conclude that all the molecules in surface film experience net downward cohesive force. जो surface film में जो भी molecules हैं वो सब नीचे की तरफ net force उन पे लगेगा. So when the surface area of liquid is increased, molecules from the interior of the liquid rises to the surface. As these molecules reach near the surface, work is done against the downward cohesive force. This work is stored in the molecules in surface film in the form of sort of elastic potential energy. Now note that we are not talking about gravitational potential energy. Thus, the potential energy of the molecules lying on the surface film is greater than that of the molecules in the interiors of the liquid. A system is in stable equilibrium when its potential energy is minimum. So in order to have a minimum potential energy, the liquid surface tends to have a minimum number of molecules in it. To have minimum number of molecules, surface tends to contract to a minimum possible area. This tendency is exhibited as a surface tension. तो भाई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होना चाहिए सरफेस पे. मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पे तभी होगा जब सरफेस एरिया जो है उसका जो कांटेक्ट में है एयर के वो जो है मिनिमम हो. तो that means surface tends to contract to a minimum possible area. This tendency is exhibited as surface tension. Now surface energy, when a surface area of liquid is increased, so when the surface area of liquid is increased, molecules from the interior of the liquid rises to the surface. For this, work is done against the downward cohesive force. So the molecules in the surface have some additional energy due to their position. This additional energy per unit area of the surface is called surface energy. So let delta W is the work done in forming new free surface of area delta A. Now surface energy is given by delta W by delta A. So surface energy S is not energy but energy per unit area. So SI unit of surface energy is joule per meter square. Dimension of surface energy is m1 L0 T minus 2. Value of surface energy is different for different liquids. So more the magnitude of S, more are the cohesive forces of liquid. For mercury, cohesive forces is maximum, so surface tension is also maximum. Now coefficient of surface tension, इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पे टी से भी तुम रिप्रेजेंटेड देखोगे, है ना? So the coefficient of surface tension of a liquid is defined as the force per unit length in the plane of the liquid surface acting at right angles on either side of the imaginary line drawn in that surface. So as shown in the figure below, imagine a liquid AB drawn on a line AB drawn on the liquid surface. तो हम लोगों ने एक line AB हम लोग imagine कर लेते हैं drawn on the liquid surface. Now, as shown in the figure, imagine a line AB drawn on the liquid surface which is acting like a stressed membrane. This line divides the surface into two parts, namely part 1 and part 2. Note that molecules of part 1 exert force on part 2 and vice versa. Let F be the total force exerted by part 1 on part 2 in direction perpendicular to line of length L. तो surface tension is equal to force per unit length F by L हो जाएगा. इस पूरे लेंथ पे जितना फोर्स लग रहा है F डिवाइडेड बाय L विल गिव यू सरफेस टेंशन. सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So SI unit of surface tension is Newton per meter by F by L. Newton per meter हो जाएगा SI unit. CGS unit dyne per centimeter और dimension उसका m1 L0 T minus 2 हो जाएगा. Now in this example figure shows the container. So figure shows the container of radius r filled with water. Consider an imaginary diametric line dividing the surface in two parts, left half and right half. So find surface tension force between the left half surface and the right half surface. ठीक है, तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में तो हम लोग को सरफेस टेंशन T निकालना है, राइट? सो रेडियस r है, राइट? So
सरफेस टेंशन मान लो सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाय एल हो गया, राइट, विच इज एफ डिवाइडेड बाय 2r। रेडियस अगर r है इसका, तो ये जो डायमीटर का लेंथ 2r हो जाएगा। सो फोर्स, हम लोग को सरफेस टेंशन फोर्स निकालना है, फोर्स F विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 2r। क्लियर है? Yes, sir. Now example 70, between a frame and a light slider a thin film of soap solution is made। ये अभी हम लोग पढ़ भी रहे थे, थ्योरी में भी किया था। whose length is x and width is y। तो ये width y हो गया, length x हो गया, ठीक है। find the surface tension force on the slider to keep the slider in equilibrium, how much weight should be suspended। तो अब देखो, ये जो इस पे जो सरफेस टेंशन लग रहा है ना, सो सरफेस टेंशन मान लो यहाँ पे सिग्मा लग रहा है, राइट। तो सिग्मा इज इक्वल टू जो सरफेस टेंशन फोर्स है एफ। अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ पे देखो दो सरफेसेस है ना, जो एक्सपोज्ड है। यहाँ जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, प्रीवियस क्वेश्चन में एक ही सरफेस एयर के साथ एक्सपोज था क्योंकि कंटेनर में रखा हुआ था। यहाँ पे दो सरफेस है, एक सामने वाला सरफेस, एक पीछे वाला सरफेस, ठीक है। सो since the film has two surfaces, in contact with air, है ना, दो सरफेस है कॉन्टैक्ट विथ एयर में, एक सामने वाला सरफेस और इसके जस्ट पीछे वाला, मतलब एक इधर से देख रहे तब और एक इधर से देख रहे तब, दो सरफेसेस हो गए। सो सिंस द फिल्म हैज टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, सो दैट्स व्हाई surface tension force on slider F will be equal to sigma into 2x हो जाएगा, है ना। x इधर वाले सरफेस के लिए और उधर वाले सरफेस के लिए x अलग, तो सिग्मा इंटू 2x हो गया f। और ये किसके बराबर होना होगा, अगर इसको कीप द स्लाइडर हाउ मच वेट शुड बी सस्पेंडेड, तो वेट कितना सस्पेंडेड है mg, सो mg इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2x। मास अगर निकालना होगा, हम लोग को वैसे वेट बोला है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बट अगर मास निकालने बोला होगा तो सिग्मा इंटू 2x डिवाइडेड बाय जी। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे दो फ्री सरफेस है इसीलिए 2x किया है। Now in this question, a long thin straight uniform wire of negligible radius is supported on the surface of a liquid, ठीक है। इसका एक ऐसा डायग्राम बना ले तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
तो ये वायर है बेसिकली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सो a long thin straight uniform wire of negligible radius on is supported on the surface of a liquid. The width of the container is 2d. ठीक है, तो ये पूरा जो width है this is equal to 2d यहाँ पे बताया हुआ है. And the wire is kept at its center parallel to the length. The surface of the liquid is depressed by a vertical distance y. तो ये जो vertical distance से depress हो रहा है this is equal to y. तो इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर दें तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज y, ये d हो गया इधर से इधर, और ये लेट्स से हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं. यहाँ पे बना ले, ये y हो गया, ये d हो गया और ये थीटा हो गया. Now the surface of the liquid is depressed by a vertical distance and y is very less than d. So y is very less than d. This implies theta is very small. तो इस केस में sin theta is approximately equal to tan theta. So theta is approximately equal to sin theta is approximately equal to tan theta. Now, if the wire has a mass per unit length, lambda इसका mass per unit length है. What is the surface tension of the liquid? So mass per unit length is lambda. Now, what is the surface tension of the liquid? Ignore its end effects. So surface tension मान लो यहाँ पे सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. अब जो फ्री सरफेस है दिस इज द लेंथ ऑफ द फ्री सरफेस इज इक्वल टू टी इंटू एल. तो इसका जो कंपोनेंट होगा ये जो है इसके दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पे टी इंटू एल, टी एल साइन थीटा, और इधर से भी जो कंपोनेंट आएगा प्लस ऑफ टी एल साइन थीटा. इस डायरेक्शन में होगा टी एल कॉस थीटा और उसी तरह इस डायरेक्शन में होगा टी एल कॉस थीटा. 2 TL कॉस थीटा हो गया. सो TL cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा और TL sin थीटा प्लस TL sin थीटा ये दोनों मिलके mg को बैलेंस करेगा. सो ट्वाइस ऑफ TL sin थीटा इज इक्वल टू mg. मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इंटू एल, एल इसका लेंथ है राइट. सो लैम्डा इंटू एल हो जाएगा into g. So twice of TL sin theta. Sin theta अब इसको लिख सकते हैं 2TL sin theta को tan theta भी लिख सकते हैं. That is equal to y by d. Y by d lambda lg. L और L कैंसिल हो गया. हम लोग को सरफेस टेंशन T निकालना है. d lambda dg by 2y. क्लियर है बच्चों? क्लियर है सबको? Yes, sir.
लिख लिया ना सबने? Yes, sir. Now relation between surface energy S and surface tension sigma. ठीक है, तो ये सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में रिलेशन निकालना. कंसिडर अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ABCD, ठीक है, हैविंग अ स्लाइडिंग वायर LM. तो एक वायर फ्रेम है ABCD, ठीक है, इसमें एक स्लाइडिंग वायर है LM, ठीक है, डिप्ड इन सोप सॉल्यूशन. तो ये एक सोप फिल्म बन गया यहाँ पे, ठीक है. A film is formed over the frame. So film is formed over the frame due to the surface tension. The film has tendency to shrink, due to which the sliding wire LM is pulled inwards, है ना. तो सरफेस टेंशन क्या है की वजह से ये इधर पुल होएगा, सरफेस टेंशन के वजह से, राइट. सरफेस टेंशन मान लो T है, राइट, और ये जो इसका दो सरफेस है एक्सपोज्ड, है ना. जो फ्री सरफेस होगा, एक सामने वाला फ्री सरफेस, एक पीछे वाला फ्री सरफेस. तो दो सरफेसेस एक्सपोज्ड होंगे, एक इधर वाला सरफेस, एक इधर वाला सरफेस, दोनों सरफेस एक्सपोज्ड हो जाएगा. तो T इंटू 2L हम लोग करेंगे तो नेट सरफेस, नेट फोर्स निकलेगा सरफेस टेंशन की वजह से. सो फोर्स ऑन स्लाइडिंग वायर इज इक्वल टू सरफेस टेंशन T इंटू 2L हो गया, where T is the surface tension. Now here length has been taken 2L because film has two free surfaces. Suppose that sliding wire LM is moved against force of surface tension through a distance x. मान लो हम लोग इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको डिस्टेंस x से मूव करते हैं, तो इंक्रीज एरिया ऑफ फ्री सरफेस ऑफ फिल्म विल बी इक्वल टू, जो एरिया, जो इंक्रीज इन एरिया होगा, डेल्टा ए, दैट इज इक्वल टू 2L इंटू एक्स. भाई एरिया, एक सामने वाला एरिया और एक पीछे वाला एरिया, तो जो फ्री सरफेस का एरिया इंक्रीज करेगा वो LX प्लस LX, LX ये सामने वाला एरिया और LX पीछे वाला एरिया, तो 2LX हो गया डेल्टा ए. So area of one side of film is LX and film has two free surfaces, इसीलिए increase in area is 2LX. Work done against surface tension is given by, work done क्या होता है, force into displacement. Force at T into 2L हम लोग निकाल चुके हैं, into displacement 2TLX, ठीक है. Now surface energy is given by, surface energy S फॉर्मूला होता है इसका डेल्टा W by डेल्टा A, मतलब work done by, so amount of work done by increase in area. amount of work done 2TLX है, increase in area 2LX है. तो ये surface tension किसके बराबर हो जाएगा, surface tension surface energy के बराबर हो जाएगा. S is equal to T. किस, तो देखो surface energy और surface tension का magnitude same है, but दो अलग अलग physical quantity है वो, है ना. S is equal to T. By definition surface energy and surface tension are two different quantities but their magnitudes are same. So S is equal to T is equal to delta W by delta A. Delta W is TWA, है ना, जो work done is TWA और T delta A, sorry, and total energy stored in the free surface is given by, energy stored is work done, that is T into delta A. Clear है सभी को? Yes, sir. अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे. अब यहाँ पे कह रहा है there is a horizontal film of soap solution, ठीक है. So there is a horizontal film of soap solution. On it a thread is placed in the form of loop. तो हम लोग क्या किए कि एक सोप सॉल्यूशन था हॉरिजॉन्टल फिल्म, उसमें हम लोग एक थ्रेड को रख दी, ठीक है. नाउ द फिल्म इज पियर्स्ड इनसाइड द लूप. इसको हम लोगों ने लूप को पियर्स कर दिया यहाँ पे. तो लूप को पियर्स करते हैं सरफेस टेंशन की वजह से ये पूरा सर्कुलर लूप बन जाएगा. ऐसा पहले जो हैफेजार्ड था ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट.
तो यहाँ पे ये सरफेस पे अब सोप फिल्म है, यहाँ पे ये खाली है, पहले पूरे पे सोप फिल्म था, ठीक है। तो अब मतलब बेसिकली ये जो है सरफेस टेंशन इसको बाहर की तरफ पुल कर रहा है, सरफेस टेंशन जो पुल कर रहा है टी, और जो ये पूरा जो सरकमफेरेंस है 2 पाई आर हो गया, राइट। देन व्हाट विल बी द टेंशन इन द थ्रेड, फोर्स इज इक्वल टू, so force is equal to T into 2 pi r. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now excess force required to lift a body from a liquid. तो मान लो एक हमारे पास नीडल है ना, नीडल का मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा हो गया, राइट। सो 2t लैम्डा इंटू साइन थीटा है ना इज इक्वल टू mg यहाँ पे। सो मिनिमम फोर्स जो हम लोग को चाहिए बेसिकली व्हेन द नीडल इज लिफ्टेड फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, देन रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स विल बी, जो एक्स्ट्रा फोर्स हम लोग को लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए, दैट इज इक्वल टू 2t इंटू लैम्डा, ठीक है। सो ये लैम्डा बेसिकली इसका लेंथ ही है, ये जो यहाँ पे लैम्डा यूज कर रहा है ये लेंथ ऑफ नीडल को ही बता रहा है लैम्डा, ठीक है। सो 2t इंटू लैम्डा हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए, और सो मिनिमम फोर्स जो है वो जो हम लोग को लगाना होगा, अब ये देखो वेट, ये एक्सेस फोर्स है, वेट जो है इसका W प्लस ये जो एक्स्ट्रा फोर्स 2t लैम्डा जो हम लोग को सरफेस टेंशन की वजह से लगाना पड़ रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाएंगे दो F मिनिमम W प्लस 2t लैम्डा हम लोग फोर्स लगाएंगे। नाउ सिमिलरली रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स फॉर सर्कुलर थिक रिंग, एक हमारे पास रिंग है, इसको हम लोग को उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये देखो सरफेस टेंशन जो है इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा होगा, और दो सरफेसेस है जो लिक्विड के कांटेक्ट में, एक ये भी सरफेस है, एक बाहर वाला सरफेस भी। अंदर वाले सरफेस का जो फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन T इंटू उसका सरकमफेरेंस 2 पाई r1, और बाहर वाले सरफेस का T इंटू 2 पाई r2। इन दोनों सरफेसेस के जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आ रहा है उन दोनों के बराबर फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तो F इंटू 2 पाई T कॉमन ले लो, R1 प्लस R2, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा एक रिंग को हम लोग को अगर उठाना है तो, ठीक है। रिंग जिसका विड्थ कुछ है, मतलब R1 और R2 इक्वल नहीं है। जब R1 R2 इक्वल होगा मतलब पतला सा रिंग है, रेडियस, इनर रेडियस और आउटर रेडियस अगर सेम है, इफ देयर इज अ रिंग और सर्कुलर फ्रेम, देन R1 और R2 सेम हो गया, तो वहां पे F 2 पाई T R प्लस R 4 पाई RT हो गया। और यही अगर एक सर्कुलर प्लेट है तो इसमें एक ही सरफेस एक्सपोज्ड है एयर से, जो बाहर वाला सरफेस है ना, तो बस बाहर वाले सरफेस को हम लोग कंसिडर करेंगे 2 पाई R इंटू टी, इतना फोर्स हम लोग को लगाना पड़ेगा इसको पुल करने के लिए बाहर। उसी तरह अगर ये स्क्वायर फ्रेम है, ठीक है, तो स्क्वायर फ्रेम है तो अंदर वाला सरफेस भी फ्री सरफेस है और बाहर वाला सरफेस भी फ्री सरफेस है, तो दोनों पेरीमीटर मिला के 4a प्लस 4a 8a हो गया, तो 8a इंटू सरफेस टेंशन T, इतना फोर्स लगा के हम लोग को उठाना पड़ेगा। मतलब कुछ इस तरह से एक है, यहाँ पे हम लोग लिक्विड के अंदर इसको डाले हुए और हम लोग को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए, 8a इंटू T के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। यही अगर स्क्वायर प्लेट है, फ्रेम है ये, तो 8a हो गया। प्लेट है तो बस बाहर वाला सरफेस जो है कांटेक्ट में है लिक्विड के, तो जो हम लोग फोर्स लगाएंगे 4a इंटू टी, F इज इक्वल टू 4a इंटू टी यहाँ पे लगाएंगे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे रिंग इज कट फ्रॉम अ प्लैटिनम ट्यूब 8.5 सेंटीमीटर इंटरनल एंड 8.7 सेंटीमीटर
एक्सटर्नल डायमीटर, तो हमारे पास देखो अलग अलग डायमीटर दिया हुआ है, रिंग है, R1 और R2 अलग अलग वैल्यूज होंगे. सो अ रिंग इज कट from a platinum tube 8.5 centimeter internal and 8.7 centimeter, ठीक है, external diameter. It is supported horizontally from a pan of a balance so that it comes in contact with the water in a glass vessel. Now, what is the surface tension of water in an if an extra 3.97 gram weight is required to pull it away from water? ठीक है, तो देखो हम लोग ना इसको पैन में ऐसे कनेक्ट कर दिए, एक इधर जो है एक वेट डाल रहे हैं, ठीक है. So it is supported horizontally from a pan of a balance so that it comes in contact with the water. और इसको पानी के कांटेक्ट में, मतलब कुछ इस तरह से है. और यहाँ पे प्रॉपर पैन है जिसमें कि वेट रखा हुआ है, और इसको हम लोग बेसिकली वाटर के कांटेक्ट में रखे हुए, ठीक है. अब हम लोग को कह रहा है कि यहाँ पे कितना फोर्स लगाएंगे, मतलब ये जो बैलेंस है हमारा, व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, है ना, टी जो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, ठीक है, ऑफ वाटर इफ एन एक्स्ट्रा 3.97 ग्राम वेट इज रिक्वायर्ड टू पुल इट अवे फ्रॉम वाटर. तो इसको बाहर निकालने के लिए हम लोग को कितना वेट लगाना पड़ेगा, 3.97 ग्राम वेट यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है. तो अब ये देखो इधर जो मतलब जो ये जो फोर्स है, दिस इज इक्वल टू 3.97 ग्राम, तो 980 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इतना डाइन लगेगा. W इज इक्वल टू mg. क्लियर है. तो अब इधर जो फोर्स इसको ये T से इसको नीचे खींच रहा है, T इंटू 2 पाई R1 प्लस T इंटू 2 पाई R2. अभी हम लोगों ने पीछे देखा, ठीक है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So T into 2 pi R1 plus T into 2 pi R2 and this is equal to this, है ना. तो दोनों को ऐड कर लेते हैं. So that means T को कॉमन ले लो, हम लोग को T का वैल्यू निकालना है ना. T is equal to 3.97 into 980 divided by 2 pi R1 plus R2. So T is equal to 3.97980, 2 pi means 2 into 3.14 R1 plus R2. 8.5 का जो हाफ है that is equal to 4.25 plus 4.35. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 3.97 into 980 divided by 6.28 into 8. So 72.037 9 per centimeter. क्लियर है बच्चों? ये अच्छा क्वेश्चन है. आ गया समझ में? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir.
Now, n drop coalesce, that is combined to form a big drop. तो n छोटे छोटे जो ड्रॉप्स हैं ये सब कंबाइन करके एक बड़े ड्रॉप को जब बनाता है तब क्या सिचुएशन होता है वो हम लोग एनालाइज करेंगे. So when n small drops each of radius r combine to form a large drop of radius capital R. तो ये सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स जो है उनका रेडियस स्मॉल r है और बड़े वाला ड्रॉप जो है उसका रेडियस कैपिटल R है ना. रेडियस कैपिटल R, total surface area decreases and some of the energy trapped in surface of drops is released and becomes part of random thermal energy of drop, hence temperature of drop. तो बेसिकली क्या है कि जब ये कंबाइन करेगा तो यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया डिक्रीजेस है ना, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा तो सम ऑफ द एनर्जी ट्रैप्ड इन द सरफेस ऑफ ड्रॉप इज रिलीज्ड एंड बिकम्स पार्ट ऑफ द रैंडम थर्मल एनर्जी ऑफ द ड्रॉप. तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज कर जाए क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज कर जा रहा है. तो वो जो डिक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी है वो दैट इज बीइंग रिलीज्ड एंड दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द थर्मल एनर्जी ऑफ द ड्रॉप. तो hence temperature of the drop increases. तो जब भी कई सारे ड्रॉप मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाएगा तो ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर जाता है. ठीक है, सॉरी इंक्रीज कर जाता है. आई एम सॉरी. सो द total volume of the liquid is conserved. So n into छोटे छोटे ड्रॉप है, n into volume of each drop is equal to volume of the bigger drop. So relation between small r and capital R is n 1 by 3 raised to the power r. Surface energy of one small drop is 4 pi r square into t. n drops है तो उसका total surface energy n into 4 pi r square into t होगा. ठीक है. So now the final surface energy, so final surface energy of the big drop is 4 pi r square into t. तो जो surface energy में जो change है, so amount of surface energy released, initial minus final. So n into 4 pi r square capital T minus 4 pi r square t अगर हम लोग करेंगे तो 4 pi r square t कॉमन ले लिया, n स्मॉल r square by capital R square minus 1 हो गया. ठीक, तो 4 pi r square t है ना. अब ये n अब क्या करेंगे, ये r को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो कैपिटल R by R का होल स्क्वायर माइनस 1. और हमें पता है कि कैपिटल R जो है कैपिटल R by स्मॉल r इज n 1 by 3 यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, तो कैपिटल R by स्मॉल r का स्क्वायर कर दोगे तो n 2 by 3 हो जाएगा. तो डेल्टा ई जो चेंज इंक्रीज है एनर्जी का दैट इज 4 pi r स्क्वायर टी n 1 by 3. इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 pi r स्क्वायर टी n by n 2 by 3 मतलब n 1 by 3 minus 1. सो ये जो चेंज इन एनर्जी है दैट इज 4 pi r स्क्वायर टी n 1 by 3 minus 1 होता है. सो अब 4 pi r स्क्वायर टी अगर तुम उसको इसके रेडियस के टर्म्स में लिखना चाहो तो यहाँ पे देखो कैपिटल R by R इज n 1 by 3. तो n 1 by 3 मतलब कैपिटल R by R minus 1. तो इसको हम लोग रेडियस के टर्म्स में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, नंबर के टर्म्स में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, है ना. सो दिस इज द इंक्रीज इन एनर्जी बेसिकली. सो ये जो इंक्रीज इन एनर्जी है कभी कभी आपको निकालने बोला जाता है डायरेक्टली. तो रेशियो फाइनल टू इनिशियल एनर्जी ई फाइनल बाय ई इनिशियल करोगे यहाँ पर से तो आप ये देखो आपको जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू r स्क्वायर बाय n r स्क्वायर दैट इज n 2 by 3 by n 1 by n 1 by 3 है. तो ये सब वैल्यूज आपको याद रखने हैं. डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट वैल्यूज आपको पता होने चाहिए. द फ्रैक्शनल सरफेस एनर्जी लॉस, तो सरफेस एनर्जी का जो लॉस होगा दैट इज इनिशियल माइनस फाइनल बाय इनिशियल कर लेंगे. 1 माइनस ई फाइनल बाय इनिशियल, ई फाइनल बाय ई इनिशियल 1 by n 1 by 3 था तो उसको रिप्लेस कर लिया हम लोगों ने पिछले इक्वेशन से. परसेंटेज सरफेस एनर्जी लॉस इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना. अगर जूल के टर्म्स में बेसिकली हम लोग को टेम्परेचर राइज के टर्म्स में निकालना है
तो 4πr³ T ऐसे करके हम लोग टेम्परेचर राइज भी निकाल सकते। खैर ये सब इसी से निकल जाएगा, तो वी डोंट नीड टू डू इट सेपरेटली। व्हेन टाइनी ड्रॉप्स कोएलेस्क टू फॉर्म बिग ड्रॉप, देन सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है, which leads to release in surface energy in the form of heat, temperature of the drop increases, ठीक है। और when big drop splits into tiny drop, then surface energy increases and random energy of the molecular vibration is trapped in the form of surface energy. This leads to cooling of drops. और यही वजह है कि तुम लोग नोटिस करोगे कि जब गर्मियों में यू टेक अ शावर, यू फील मोर, मतलब जो वाटर है यू विल फील इट कमिंग कोल्डर टू यू, है ना, एंड यू गेट मोर रिफ्रेश्ड बिकॉज बिगर ड्रॉप इज स्प्लिट इनटू स्मॉलर ड्रॉप्स, तो वहां पे कूलिंग ऑफ ड्रॉप्स हो जाता है ना। और जब जो जो जब बहुत सारे छोटे ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप बनाता है, तब वहां पे टेम्परेचर ऑफ द ड्रॉप इंक्रीजेस, ठीक है। ये क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड। So water drop of radius 10 to the power minus 2 meter is broken into 1000 equal droplets. जस्ट ऑपोजिट कर रहे हैं, वहां कोएलेस्क कर रहा था, यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं ड्रॉप को, बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक कर रहे हैं 1000 इक्वल ड्रॉप्स में। So water drop of radius 10 to the power minus 2 meter is broken into 1000 equal droplets. Calculate the gain in surface energy, है ना। तो यहाँ पे सरफेस एनर्जी गेन करेगा, रिलीज नहीं करेगा, डिक्रीज नहीं होगा या इंक्रीज होगा सरफेस एनर्जी। सो गेन इन सरफेस एनर्जी, सो आप देखिए डेल्टा ई इज इक्वल टू 4π TR³ 1/r minus 1/R। तो अब देखो वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 10 टू द पावर माइनस टी, तो कैपिटल आर मान लो 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर है। सो 4/3πr³ इज इक्वल टू n इंटू 4/3π स्मॉल r का क्यूब। 4/3π कैंसिल हो गया, कैपिटल R 10 to the power minus 2 by small n 1000 is equal to r cube. R cube is 10 to the power minus of 5, ठीक है। सॉरी 10 to the power minus 2 का 3 हो गया ना, क्यूब था ना, r क्यूब था, तो 10 to the power minus 6 और 10 to the power minus 9, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 हो जाएगा। अब ये वैल्यूज पुट कर लो, 4 इंटू 3.14, t का वैल्यू 0.075 है ना, r क्यूब दैट इज इक्वल टू 10 to the power minus 6 1/r 1/10 to the power minus 3 by 1/10 to the power minus 2। ये वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं, 4 into 3.14 0.075 10 to the power minus 6 into ये 1000 minus 100, तो दिस इज 900। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 into 3.14 into 0.07 into 900, so this is 8.47 into 10 to the power minus 4। क्लियर बच्चों? यस सर। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह कॉपी में लिख लेना, मैं शेयर कर लूंगा आज दोनों, कल जी भी जो पढ़ाया था आज भी जो पढ़ाया था, दोनों अभी थोड़ी देर में शेयर कर लेंगे, तो मतलब 2 बजे के बाद, तो उसको पूरे अच्छे से फॉर्मूला वगैरह लिखे रहोगे, क्योंकि ये सब डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है फॉर्मूला, जब तक फॉर्मूला नहीं पता है तुमसे सॉल्व भी नहीं होगा, वहां पे डिराइव नहीं कर सकते हो तुम।
तो उसको अच्छे से लिख लेना, नोट्स बना लेना और फिर ये क्वेश्चंस एक बार दोबारा देख लेना, तो तुम्हारा ये हो जाएगा। अब बस हम लोग को कैपिलरी एक्शन वाला रह गया, ठीक है, वो एक और क्लास लगेगा एंड देन वी विल बी एबल टू फिनिश दिस। ओके, फ्लूइड्स हमारा खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो वी विल स्टॉप हियर अभी के लिए, है ना।